हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन चैनल में बहुत स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ स्वतंत्र भारत टॉपिक, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें आप जो है द्वितीय विश्व युद्ध एवं राष्ट्रीय आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज, लाल किले का मुकदमा, नवंबर 1945 युद्ध के बाद राष्ट्रीयता की लहर, गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो कि 1961 में बेलग्रेड में हुआ था, पंचशील समझौता जो कि 29 अप्रैल 1954 को हुआ था, स्वतंत्र भारत की तत्कालिक चुनौतियां, भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र, फिर है स्वतंत्र भारत का उदय। तो इन सब पॉइंट्स के बारे में आप विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जो है एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस्ड कॉन्सेप्ट है, कुछ बाहरी इन्फॉर्मेशन भी दिए गए हैं उसी टॉपिक से रिलेटेड। और ये आपके बीपीएससी टीआरई के लिए, स्टेट एग्जाम के लिए, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। देखिए, पहला पॉइंट है कि द्वितीय विश्व युद्ध एवं राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। फासिस्ट देशों की आक्रामक और विस्तारवादी नीतियों के कारण द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। सितंबर 1939 में हिटलर की सेना द्वारा पोलैंड पर हमला करने के कारण क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ। इस युद्ध का प्रभाव राष्ट्रीय आंदोलन पर भी व्यापक रूप से पड़ा था। यह मानवता के इतिहास का सबसे व्यापक और नृशंस युद्ध साबित हुआ। युद्ध की स्थिति पैदा हो जाने पर ब्रिटेन ने भारतीय जनता से सहमति प्राप्त किए बिना ही भारत को युद्ध में शामिल कर लिया, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रवादी नेता फासिज्म के खतरे को पहचानते थे। उन्होंने फासिस्ट शक्तियों के विरुद्ध चीन, स्पेन, इथियोपिया और अन्य देशों की जनता को समर्थन दिया था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि इन्होंने युद्ध के बढ़ते खतरों से जनता को सचेत किया और घोषणा की थी कि दुनिया की शांति एवं प्रगति के लिए फासिज्म और साम्राज्यवाद दोनों को समाप्त करना आवश्यक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने फासिस्ट देशों के प्रति पाश्चात्य साम्राज्यवादियों की नीतियों की निंदा की थी। समाजवादी देशों ने फासिस्ट देशों के खतरे को नज़रअंदाज कर दिया था। कम्युनिज्म के प्रति उनकी घृणा अत्यधिक थी, इसलिए उन्होंने फासिस्ट देशों की कड़ी निंदा नहीं की। यद्यपि फासिस्ट देश भारतीय जनता पर शासन कर रहे ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ रहे थे, फिर भी देश की जनता जानती थी कि फासिस्ट देश उसके मित्र नहीं हो सकते। भारतीय जनता को यह लगता था कि यदि फासिस्ट देशों की विजय होती है तो किसी भी देश की स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रह सकती है, ठीक है। एक तरह से आप तानाशाह कह सकते हो फासिस्ट के विचारधारा को मानने वाले लोगों को, ठीक है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। कांग्रेस ने मांग की थी कि जल्दी ही राष्ट्रीय सरकार बनाई जाए और ब्रिटेन यह स्वीकार करे कि यह युद्ध समाप्त होने के पश्चात ही भारत को स्वतंत्र कर देंगे। युद्ध कौन से युद्ध, तो द्वितीय युद्ध समाप्त होने के बाद जो है वो भारत को स्वतंत्र कर देंगे, वैसा वो वायदा करे। परंतु ब्रिटिश सरकार ने यह मांग अस्वीकार कर दी, ठीक है, नहीं माना वो। ब्रिटेन अपने साम्राज्यवादी लक्ष्यों के लिए युद्ध लड़ रहा था। भारतीय जनता की सहमति लिए बिना भारत को युद्धरत देश घोषित करने से नाराज होकर प्रांतों में मंत्रिमंडलों ने नवंबर 1939 में त्यागपत्र दे दिए। जितने भी थे, मतलब ब्रिटिश काउंसिल में जितने भी भारतीय मेंबर थे ना, उन सभी लोगों ने क्या किया कि मतलब त्यागपत्र दे दिया एक साथ। भारत को युद्ध में शामिल करने के विरुद्ध देश के विभिन्न भागों में भी हड़तालें तथा प्रदर्शन हुए। मार्च 1940 में कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन हुआ। मार्च 1940 में क्या हुआ, कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन हुआ, जिनका अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बनाया गया। कांग्रेस ने भारत की स्वतंत्रता की मांग की और निर्णय लिया कि इसके लिए यह सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ कर देगी। अक्टूबर 1940 में जो है कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिए थे। 17 अक्टूबर 1940 को जो है, ठीक है, शुरू कर दिए थे। और पहला जो सत्याग्रही था व्यक्ति वो विनोबा भावे था, ठीक है। फिर नेक्स्ट आइए, इसका उद्देश्य यह था कि कांग्रेस द्वारा चुने गए सत्याग्रही एक एक करके सार्वजनिक स्थलों पर पहुंचेंगे, युद्ध के विरुद्ध भाषण देंगे और अपनी गिरफ्तारी देंगे। इस आंदोलन के लिए चुने गए पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे। इस आंदोलन मतलब कौन से आंदोलन, भाई व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो इस आंदोलन के लिए चुने गए सबसे पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे। कई सारे एग्जामों में पूछा हुआ है, शायद टीआरई 2 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन था कि जो है व्यक्ति सत्याग्रह के पहले मतलब भागीदारी कौन थे, तो वही विनोबा भावे थे, ठीक है। समयांतराल में ही करीब 25,000 सत्याग्रही गिरफ्तार होकर जेल में बंद हो गए। 1942 ईस्वी के आरंभ में युद्ध की स्थिति ने अंग्रेजों को भारतीय नेताओं से वार्तालाप के लिए विवश कर दिया। जापानी सेना ने दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों में ब्रिटिश सेना को भारी क्षति पहुंचाई थी तथा भारत के कुछ भागों पर हवाई हमले भी किए थे। ब्रिटिश एक वास्तविक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने राजाओं के हितों को बढ़ावा देने का भी प्रयास किया। फिर नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। उन्होंने संविधान सभा की मांग को तो स्वीकार कर लिया, परंतु कहा कि गवर्नर द्वारा शासित राज्यों को छोड़कर स्थानीय राजाओं द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि ही संविधान सभा में भाग लेंगे। रियासतों की जनता को संविधान सभा में प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। तो ये क्या बोल रहा है कि रियासतों की जनता को जो है वो संविधान सभा में प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। बस वो कौन पार्टिसिपेट करेंगे, जो रियायत के जो राजा थे, राजा महाराजा थे, वही सिर्फ क्या करेंगे, संविधान सभा में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आइए,
किसी भी एग्जाम का मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 ईस्वी में हुआ था। अप्रैल 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन के लौटने के समय के पश्चात आज़ादी के लिए भारतीय जनता का तीसरा महान संघर्ष शुरू हुआ। ठीक है, तीसरा क्यों बोल रहा है, क्योंकि पहला था असहयोग आंदोलन जो कि 1 अगस्त 1920 में हुआ था, दूसरा था सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुआ था गांधी थे, और तीसरा था ये भारत छोड़ो आंदोलन। इसलिए बोल रहा है कि तीसरा महान संघर्ष शुरू हुआ। इस संघर्ष को भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। 7 अगस्त 1942 ईस्वी को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की वार्षिक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि 7 अगस्त 1942 को जो है बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई थी। यहाँ पर बम्बई के ग्वालियर टैंक में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। 14 जुलाई 1942 को वर्धा कहाँ है, महाराष्ट्र में है, कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई जिसमें महात्मा गांधी के संघर्ष के निर्णय की पुष्टि कर दी गई। फिर नेक्स्ट चाहिए, वर्धा में 8 अगस्त 1942 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एक प्रस्ताव पास किया। वर्धा में जो है 8 अगस्त 1942 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एक प्रस्ताव पास किया। प्रस्ताव में घोषणा की गई कि भारत में ब्रिटिश शासन को यथाशीघ्र समाप्त करना अति आवश्यक हो गया है। प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि स्वतंत्र हो जाने पर भारत अपने संपूर्ण साधनों सहित उन देशों के साथ विश्व युद्ध में शामिल हो जाएगा जो फासिस्ट देशों के साथ संघर्ष कर रहे हैं। प्रस्ताव ने देश की आज़ादी के लिए भी सबसे व्यापक स्तर पर अहिंसात्मक जन आंदोलन आरंभ करने की स्वीकृति दे दी। कांग्रेस कार्य समिति की वर्धा बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसे सामान्यतया भारत छोड़ो प्रस्ताव कहा जाता है। भारत छोड़ो प्रस्ताव को अगस्त प्रस्ताव भी कहा जाता है। ठीक है, भारत छोड़ो प्रस्ताव को अगस्त प्रस्ताव भी कहा जाता है, आप लोग याद रखिएगा, भारत छोड़ो प्रस्ताव को अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। आंदोलन की सार्वजनिक घोषणा से पूर्व 1 अगस्त 1942 ईस्वी को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया। हाँ, यहाँ भी क्वेश्चन बनना है, तिलक दिवस का मनाया गया था, तो वो एग्जाम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भारत छोड़ो प्रस्ताव से पूर्व जो है तिलक दिवस कब मनाया गया था, तो 1 अगस्त 1942 को जो है इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया था। 9 अगस्त 1942 ईस्वी की सुबह कांग्रेस के अधिकांश नेताओं को ऑपरेशन जीरो आवर के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, तो ऑपरेशन जीरो आवर अंग्रेजों ने चलाया था भारतीयों के खिलाफ। क्यों, क्योंकि उन लोगों ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट कर दिया था, इसीलिए अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर चलाया। और 9 अगस्त 1942 को ही क्या हो गया, सुबह में ही सबको गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें देश के विभिन्न जेलों में बंद कर दिया गया। साथ ही कांग्रेस पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया। देश भर में हड़तालें तथा प्रदर्शन हुए, परिणाम स्वरूप सरकार द्वारा उनका दमन किया गया तथा उनकी गिरफ्तारियां भी की गई। महात्मा गांधी एवं सरोजिनी नायडू को गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में बंद कर दिया गया था। महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू को गिरफ्तार करके किस जेल में बंद किया गया था, आगा खां पैलेस में। आंदोलन के प्रति सरकार की दमनात्मक नीति के विरुद्ध गांधी जी ने आगा खां पैलेस में 10 फरवरी 1943 से को 21 दिन के उपवास की घोषणा कर दी। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि आंदोलन के प्रति जो सरकार का जो दमनात्मक नीति था, ठीक है, उससे क्या हुआ, 10 फरवरी 1943 को गांधी जी जो है 21 दिन के लिए उपवास पर बैठ गए। 10 फरवरी 1943 को भारत छोड़ो प्रस्ताव के पास हो जाने पर गांधी जी ने अपने भाषण में कहा कि मैं आपको एक संक्षिप्त मंत्र देता हूँ, इसे आप हृदय में बिठा लीजिए और अपनी प्रत्येक सांस के साथ इसे व्यक्त होने दीजिए। मंत्र है करो या मरो। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण नारा करो या मरो का दिया था। ठीक है, इस प्रयास से हम या तो आज़ाद होंगे या फिर मर मिटेंगे। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो और भारत छोड़ो का शंखनाद सभी जगह सुनाई पड़ने लगा। जनता भी हिंसा पर उतर आई। लोगों ने सरकारी संपत्ति पर हमले किए, रेल पटरियों को तोड़ा और डाक तार व्यवस्था में व्यवधान पैदा कर दिया। अनेक स्थानों पर पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई। आंदोलन के बारे में समाचारों के प्रकाशन पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। अनेक अखबारों ने अपना प्रकाशन बंद कर दिया क्योंकि उन्हें प्रतिबंध स्वीकार नहीं थे। 1942 ईस्वी के अंत तक करीब 60,000 लोग जेल में बंद हो गए थे। सैकड़ों की मृत्यु हो चुकी थी। मरने वालों में अनेक बच्चे और वृद्ध महिलाएं भी थी। जिस समय गांधी जी रिहा हुए उससे पूर्व उनकी पत्नी कस्तूरबा और निजी सचिव महादेव देसाई की भी मृत्यु हो चुकी थी। प्रदर्शन में भाग लेने पर तामलुक यानी बंगाल में, तामलुक कहाँ है, बंगाल में है, 73 साल की मातंगनी हजारा को, गोहपुर असम में 13 साल की कनकलता बरुआ को और पटना बिहार में 7 तरुण विद्यार्थियों को और अन्य सैकड़ों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था। देश के कुछ भाग जैसे उत्तर प्रदेश में बलिया, बंगाल में तामलुक, महाराष्ट्र में सतारा, कर्नाटक में धारवाड़ और उड़ीसा में बालासोर तथा तलचर ब्रिटिश शासन से मुक्त कर लिए गए थे तथा वहां की जनता ने अपनी सरकारें स्थापित की। भारत छोड़ो आंदोलन के समय देश के अनेक क्षेत्रों में ब्रिटिश शासन के स्थान पर समानांतर सरकारें स्थापित हो गई।
बलिया में गांधीवादी जीतू पांडे के नेतृत्व में पहली समानांतर सरकार स्थापित की गई थी। तो एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सबसे पहली जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है सबसे पहले समानांतर सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी? तो बलिया, जो कि यूपी में है, गांधीवादी जीतू पांडे के नेतृत्व में की गई थी। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन बन रहा है कि पहली समानांतर सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी? तो यूपी के बलिया में। किसके नेतृत्व में? तो जीतू पांडे के नेतृत्व में। बंगाल के मिदनापुर जिले के तामलुक नामक स्थान पर जातीय सरकार 1944 ईस्वी तक चली। वहीं महाराष्ट्र के सतारा में 1945 ईस्वी तक समानांतर सरकार चली। पूरे विश्व युद्ध के दौरान जयप्रकाश नारायण, अरुणा आशफ अली, एम.एन. जोशी, राम मनोहर लोहिया आदि अनेक नेताओं द्वारा आयोजित क्रांतिकारी गतिविधियां जारी रही। भारत छोड़ो आंदोलन अपने पूर्ववर्ती आंदोलन जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन आदि की तुलना में स्वतः स्फूर्त अधिक था। जिस तरह सन 1857 का महाविप्लव अंग्रेजी शासन के विरुद्ध सिपाहियों का विद्रोह था, उसी प्रकार वर्ष 1942 का आंदोलन मूलतः युवा वर्ग, मजदूरों और विद्यार्थियों का विद्रोह था। फिर नेक्स्ट पॉइंट आइए, आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज का विस्तार सबसे पहले मोहन सिंह के मन में आया था। ये देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है टियर 2 में कि आज़ाद हिंद फौज का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? तो ऑप्शन था आपका मोहन सिंह था, फिर आपको सुभाष चंद्र बोस था, फिर आपको रास बिहारी बोस था, इस तरह से था। ठीक है, तो आज़ाद हिंद फौज का विचार सबसे पहले मोहन सिंह के मन में आया था। वे ब्रिटिश भारतीय सेना के अधिकारी थे। जब ब्रिटिश सेना पीछे हट रही थी, तब मोहन सिंह ने जापानियों का साथ दिया। सिंगापुर पर जापान की विजय के पश्चात नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। सिंगापुर पर जापान की विजय के पश्चात मोहन सिंह के प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत क्या हुआ? 45,000 लोग आज़ाद हिंद फौज में शामिल होने के इच्छुक थे। 1 सितंबर 1942 ईस्वी को मोहन सिंह के अधीन आज़ाद हिंद फौज के प्रथम डिवीजन का गठन 16,300 सैनिकों को लेकर किया गया। जापानी तब तक भारत पर हमला करने के बारे में सोचने लगे थे और उन्हें भारतीयों का सैनिक रूप से संगठित होना लाभप्रद लग रहा था। लेकिन सितंबर 1942 तक आते आते आज़ाद हिंद फौज की भूमिका के बारे में जापानी तथा भारतीय अधिकारियों के मध्य गहरे मतभेद उत्पन्न हो गए। वास्तव में जापानी चाहते थे कि भारतीय फौज 2,000 सैनिकों की हो, तो जबकि मोहन सिंह उसे 2 लाख तक ले जाना चाहते थे। अंततः मोहन सिंह तथा निरंजन सिंह गिल को गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह जो मोहन सिंह ने बनाए थे जो आज़ाद हिंद फौज का गठन, वो असफल हुआ। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज के गठन में एक जापानी सैन्य अधिकारी मेजर फुजीवारा का महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने ही मोहन सिंह को इसके लिए तैयार किया कि वह भारत की स्वतंत्रता के लिए जापान के साथ मिलकर काम करे। मार्च 1942 में टोक्यो में भारतीयों की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिसमें इंडियन लीग की स्थापना की गई। इसके बाद बैंकॉक में जून 1942 में एक बैठक हुई, जिसमें रास बिहारी बोस को लीग का अध्यक्ष चुना गया। रास बिहारी बोस 1915 से ही जापान में निर्वासित जीवन जी रहे थे। यहीं पर आज़ाद हिंद फौज के गठन का निर्णय भी लिया गया। आज़ाद हिंद फौज का द्वितीय चरण तब प्रारंभ हुआ जब सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर लाए गए। सिंगापुर कब आए थे? ये 1943 में, वो भी इनके बुलाने पर, ये रास बिहारी बोस के बुलाने पर। सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1941 में बर्लिन में इंडियन लीजन की स्थापना की। बर्लिन, जो कि जर्मनी की राजधानी है, वहीं पर इंडियन लीजन की स्थापना की। अस्थायी सरकार, वहीं पर अस्थायी सरकार की स्थापना की थी। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सेनाध्यक्ष सब सुभाष चंद्र बोस बनाए गए थे। और वित्त विभाग एस.सी. चटर्जी के पास था, और प्रचार विभाग एस.ए. अय्यर के पास था। महिला संगठन कार्यभार जो था लक्ष्मी स्वामीनाथन। विवाह उपरांत लक्ष्मी झागल कलाई। मुख्यालय रंगून था ऑस्ट्रेलिया का, और मान्यता प्रदान करने वाले देश थे जर्मनी, जापान और उनके समर्थक देशों ने मान्यता प्रदान की थी। 1943 में आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को सौंपा गया। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था, जिसका मुख्यालय रंगून था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि 21 अक्टूबर 1943 को जो है सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में जो स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था, उसका मुख्यालय कहाँ था? तो रंगून था। ठीक है, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने रंगून एवं सिंगापुर में INA, इंडियन नेशनल आर्मी के मुख्यालय स्थापित किए। आज़ाद हिंद फौज द्वारा कुछ ही महीनों में 3 लड़ाकू ब्रिगेड खड़ी कर ली गई, जिनके नाम गांधी, आज़ाद और नेहरू ब्रिगेड पर रखे गए थे। शीघ्र ही अन्य ब्रिगेड स्थापित किए गए, जिनके नाम सुभाष ब्रिगेड, रानी झांसी ब्रिगेड रखा गया। इनमें रानी झांसी ब्रिगेड महिलाओं के लिए स्थापित की गई थी। नेताजी की संपूर्ण फौज में उनके अतिरिक्त शाहनवाज खान, गुरु बख्श सिंह ढिल्लो एवं प्रेम कुमार सहगल आदि महत्वपूर्ण कमांडर थे। 6 जुलाई 1944 ईस्वी को आज़ाद हिंद फौज के रेडियो के एक प्रसारण में महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए सुभाष ने कहा कि भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतिम युद्ध प्रारंभ हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारतीय स्वतंत्रता के लिए इस पवित्र युद्ध में हमें अपना आशीर्वाद चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। मार्च 1944 के बीच आज़ाद हिंद फौज भारतीय भूमि पर सक्रिय रही।
शाहनवाज खान ने जापान के साथ इंडो बर्मा युद्ध क्षेत्र को घेरा और इम्फाल का अभियान चलाया। 18 अगस्त 1945 को फार्मोसा द्वीप यानी ताइपे के पास हुई हवाई दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक एंड कमेंट्स ज़रूर करें, ठीक है। और ये जो स्वतंत्र भारत का जो टॉपिक है ये बड़ा टॉपिक है, इसीलिए इसका जो है 3 वीडियो में ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो, फॉर मोर लुक टू डिस्क्रिप्शन बॉक्स।